हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। और हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर 2 को, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। चैप्टर 2 में हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा। कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से इकोनॉमी में मायने रखता है, इकोनॉमी को वो किस तरह से इफेक्ट करता है, ये सारे मापदंडों को हमने पढ़ा। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ही बेसिक चीज है। कंज्यूमर जिस तरह से बिहेव करता है उसी तरह से बिजनेसेस रन करती है। कंज्यूमर जिस तरह की वस्तुओं का उपभोग करता है अपने लिए, उसी से बाजार का निर्माण होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। हमने कंज्यूमर वाला पक्ष देख लिया था। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी अब हम लोग कंपनी वाले साइड देखेंगे। कंज्यूमर होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है, और कंपनी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है वस्तुओं का, जो उपभोग करती है जनता या उपभोक्ता कोई भी। तो हमने कंज्यूमर वाला पक्ष देख लिया। अब हम लोग प्रोडक्शन वाला पक्ष देखेंगे कि उसके प्रोडक्शंस में किस तरह के वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग तय करते हैं कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ताकि हम दोनों पक्षों को समझ के एक अच्छा ब्रॉड माइंडसेट डेवलप कर सकें कि एक्चुअली इकोनॉमी रन कैसे करती है। तो चलते हैं चैप्टर पे और समझते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। ये आपके सामने पीडीएफ है जो वेदांतु से मैंने डाउनलोड किया है, और मैं इसी से समझाऊंगा आपको। मुझे लगा कि इससे समझाना ज्यादा बेहतर है। तो हम लोग उसी तरह पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अब बाकी आपके पास पीडीएफ रहेगा, आपको जब भी उसे पढ़ना हो, रिमाइंड करना हो, रिवाइज करना हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है ये। तो प्रोडक्शन को समझते हैं। प्रोडक्शन है क्या? इट इज अ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स इनटू कमोडिटी। सिंपल सा, किसी रिसोर्स को जब हम कमोडिटी में तब्दील करते हैं और उसे बेचने योग्य बना देते हैं या उपयोग के योग्य बना देते हैं, तो उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर आपको लेने हो तो क्या ले सकते हो? जैसे आपके घर में स्टील का बहुत सारा सामान यूज होता है, बर्तन होते हैं आपके, स्टील के ग्रिल्स होते हैं, सीमेंट यूज होता है आपके घर में, आपके घर में लोहा यूज होता है, मल्टीपल मेटल्स यूज होता है। लेकिन क्या ये मेटल उसी रूप में हमें मिलता है? नहीं। हम इस मेटल को लिक्विड फॉर्म में नीचे कोर से, अर्थ कोर से निकालते हैं। फिर उस रिसोर्स को कमोडिटी में, यानी कि स्टील ग्रिल्स और लोहे के सामान में तब्दील किया जाता है। ये काम कौन करती है? कंपनीज करती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, कि एक मेटल या किसी भी रिसोर्स को उपयोग के लायक सामान में तब्दील कर देने के प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलेंगे। प्रोडक्शन के फंक्शन को समझते हैं। फिजिकल इनपुट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत सारे फिजिकल इनपुट्स यूज होते हैं। फिजिकल इनपुट से मतलब क्या है? मशीन्स यूज होती हैं, लोगों का यूज होता है, लेबर का यूज होता है। मतलब अगर आपको लोहे को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में करना है और फिर उसे रिफाइन करके किसी ऑब्जेक्ट के रूप में तब्दील करना है, तो आपको इसके लिए मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्या है? फिजिकल इनपुट्स हैं। A firm production function describe the relationship between output and production factor used in the manufacturing process. It displays the number of input required to produce the highest level of final output. अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो रिलेशनशिप है किनके किनके बीच। तो आउटपुट एंड प्रोडक्शन फैक्टर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फैक्टर्स यूज होते हैं, पहले तो हमें मशीन लगता है, लैंड लगता है, यानी कि ये सारे क्या है? इनपुट्स हैं। जब हम इन इनपुट्स को जोड़ते हैं तो वो रिसोर्स कमोडिटी में तब्दील होता है। तो ये सारे इनपुट्स हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस फार्मूला से इवेल्युएट कर सकते हैं, जहां Q इक्वल टू F और ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाई x2। जहां पे Q क्या है?
यूनिट ऑफ आउटपुट है, यानी हमें जो मिलने वाला है आउटपुट। और एक्स और एक्स टू क्या है? प्रोडक्शन फैक्टर, यानी कि लेबर हो सकता है, रेंट हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स और एक्स टू को वो रिप्रेजेंट करेंगे। The above equation shows the production factor 1 2 can be used to produce final unit of output। इसमें क्या आपको समझ में आया कि x1 और x2 मिलकर वैसे फैक्टर हैं जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी किसी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लो x1 को मशीन मान लो आप, x2 को लेबर मान लो, दोनों मिलेंगे तभी तो कोई वस्तु बनेगी। हमने माइनिंग, आयरन माइनिंग से आयरन निकाला लिक्विड फॉर्म में, अब उसे सॉलिड बनाया, उसे फिल्टर किया और आयरन रॉड बनाया। तो आयरन रॉड बनाने के प्रोसेस में हमें किन किन चीजों का यूज हुआ? मशीन का यूज हुआ, लैंड का यूज हुआ, लेबर का यूज हुआ। तो ये सारे क्या हुए? फैक्टर हुए, इनपुट फैक्टर हुए। उसके बाद हमें वो आयरन रॉड मिला। तो x1 और x2 यहाँ पे उसी फैक्टर को डिनोट करते हैं, और q हमें डिनोट करता है कि हमें जो वो रॉड मिला, आयरन रॉड मिला है, उसकी क्वांटिटी को। तो ये पूरा फॉर्मूला था जिससे हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आप जाओगे तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इसको मैं ब्रॉडली समझा देता हूं आपको। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है, बहुत सारी कंपनीज में आप देखते होंगे कि छोटी छोटी कंपनियां अधिकतर ऐसा काम करती हैं कि उसे अल्टीमेट मतलब एक तो उसका प्रोडक्शन चलता रहता है, जैसे वो किसी एक बाजार में कोई सामान बना के बेच रहा है। अब मान लो आप एग्जांपल ले लो टेलीविजन का, ठीक है, कोई लोकल कंपनी टीवी बना रही है और बाजार में बेच रही है, उसका नॉर्मल सेल 10 टीवी का है, 20 टीवी का है, तो वो उसी तरह से काम कर रही है। हर एक मंथ वो 10 टीवी प्रोड्यूस कर रही है और वो उसको सेल आउट कर रही है। अब क्या हुआ? अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया जहां उसे 50 टीवी बनाना है। तो हर एक मंथ उसके पास इतने ही संसाधन थे कि वो 10 टीवी बनाता था, क्योंकि उससे उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन इस मंथ क्या हुआ? उसे 50 टीवी के ऑर्डर मिल गए। अब जब 50 टीवी के ऑर्डर मिल गए तो उसे तो वो पूरा करना होगा। तो वो कैसे कर सकता है इसे? वो इसे क्या करेगा? एक महीने के लिए, और उसका टाइम फ्रेम एक ही महीना दिया गया कि भैया 50 टीवी हमको चाहिए, एक महीने में चाहिए, और उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसने क्या किया? कुछ व्यवस्था कर ली टेम्पोररी, कि 5-6 इंजीनियर को एक महीने के लिए हायर कर लिया कि भैया तुम इतना बना के दे दो, तुमको इतना पैसा दे देंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट करके जब हम कोई शॉर्ट टर्म में कोई ऑर्डर फुलफिल करते हैं तो इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। हमने क्या चेंज किया? हमने अपने कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं चेंज किया। हमने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियर हायर कर लिए और सामान थोड़ा ज्यादा लेते आया, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जो शॉर्ट टर्म के लिए है। अब उसे 50 ऑर्डर हमेशा तो नहीं मिलने वाले, इस बार मिला है तो उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा? अपना बेसिक स्ट्रक्चर तो वो ऐसा नहीं करेगा कि इस एक महीने के ऑर्डर के लिए वो बड़ा सा मतलब लैंड एक्वायर कर लेगा, बड़ी कंपनी बना देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उतने से ही जगह में वो ज्यादा इंजीनियर्स को लाकर एक महीने के लिए 50 टीवी मैन्युफैक्चर करके उसे डिलीवर कर देगा। तो इस तरह का जब हम शॉर्ट टर्म कोई व्यवस्था करके प्रोडक्शन करते हैं तो उसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। टीवी के जगह पे आप कोई भी कमोडिटी रख सकते हो, आप वायर रख सकते हो, आप एलईडी बल्ब रख सकते हो, आप पंखे रख सकते हो, आप खाने पीने की कोई सामान रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप आते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप बड़ी कंपनियों के साथ जोड़कर देख सकते हो। अब जैसे मारुति सुजुकी है हमारे देश में, महिंद्रा है जो स्कॉर्पियो बनाती है, या फिर हीरो है जो बाइक्स वगैरह बनाती है। तो इन सब कंपनियों का क्या है? इन्हें पता है कि मंथ का हमें कितना प्रोड्यूस करना है, और ये जब देखती है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि हम पहले 10 बाइक बेचते थे शहर में, अब डिमांड पहले 10 की थी तो 10 बना रहे थे, अब डिमांड 15 की हो गई है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? 15, क्योंकि वो 15 का डिमांड हमेशा रहने वाला है,
वो 1 महीने के लिए तो है नहीं, 10 से 15 पे जो डिमांड शिफ्ट हुआ उसको फुलफिल करने के लिए ये कंपनियां क्या करेगी, उस एरिया को बढ़ाएगी, मैन्युफैक्चर एरिया को बढ़ाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। अब 15 बाइक की मांग हमेशा रहने वाली है, वो बढ़ेगी, वो 20 होगा, वो 25 होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो बाइक ज्यादा लेंगे सोसाइटी में। तो अब वो क्या करेगी, अब उसके लिए लैंड एक्वायर कर लेगी, उसके लिए नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी, क्योंकि उसे 5 और बाइक्स लगातार बनाने हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। तो जब हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि लैंड ले लिया और नया मैन्युफैक्चरिंग हब खोल दिया क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, तो हम इस तरह के प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे ख्याल से एकदम इजी है। शॉर्ट रन में हम लोग किसी 1-2 महीने के आए हुए ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसी प्लेस पर कुछ लेबर्स का संख्या बढ़ाकर, कुछ संसाधन टेम्पोररी जोड़कर अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और जब हमें लगे कि ये जो डिमांड है ये कंटिन्यू रहेगा, यानी पहले 10 बाइक का डिमांड था, 15 बाइक का डिमांड कंटिन्यू रहने वाला है, हो सके तो आगे और भी बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए परमानेंट व्यवस्था करेंगे, लैंड ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो इस तरह की जब हम प्रोडक्शन में व्यवस्था करते हैं तो उसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो चीजें साफ हो गई, अब आगे चलते हैं। टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट लगभग सेम ही चीज है, तो इसको समझना है तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म। एक फर्म टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस करती है उसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। पर अब हम चलते हैं, द फॉर्मूला एवब डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट। अब ये कर्व आपको क्या दिखाता है, कर्व का जब आप नीचे के एक्सिस को देखेंगे तो यूनिट ऑफ इनपुट यूज पर पीरियड ऑफ टाइम, इनपुट जो यूज किया, जब भी इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है प्रोडक्शन में तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनपुट की जब हम बात करते हैं तो इनपुट यानी जो हमने लगाया है, क्या लगाया है, फैक्ट्री लगाया होगा, उसमें मशीन्स होंगे, लेबर होंगे, लैंड लिया होगा, तभी तो माल प्रोड्यूस कर, ये सारे इनपुट हुए। और आउटपुट क्या हुआ, उस मशीन और लेबर और लैंड ने मिलकर क्या सामान बनाया, वो हमारा आउटपुट हो गया। जैसे एग्जांपल लो आप हेवल्स का, हैवल्स का लो आप, एसी जिस भी का कंपनी का यूज कर रहे हो, फैन जिस कंपनी का यूज कर रहे होगे, तो फैन बनता कैसे, फैन एक कंपनी होगी जहां पे वायरिंग हो रहा होगा, मल्टीपल लेबर होंगे, मल्टीपल मशीन्स होगा, फिर वो फैन बनाता होगा, फिर उसे मार्केट में सेल आउट करता होगा। तो जो फैन बना रहा है और चीजों को कर रहा है, ये क्या है, ये इनपुट है उसका। कंपनी में उसने क्या क्या लगाया है, मशीन लगाया है, लेबर लगाया है और लैंड लगाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, और उससे निकल क्या रहा है, फैन बनकर निकल रहा है। तो ये हमारा फैन आउटपुट हो गया, और जितना चीज हमने कंपनी में लगाया वो इनपुट हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाएंगे, नीचे आप गौर करना, जैसे जैसे हम इसको, मैं बड़े फ्रेम पे कर, जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाएंगे, यानी कि ये नीचे वाला एरिया, इनपुट मतलब लेबर ज्यादा कर देंगे, जगह ज्यादा ले लेंगे, वायरिंग सामान ज्यादा लेते आएंगे, उसी हिसाब से मेरा क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन कर्व ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेबर ज्यादा सामान बनाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखाया गया है। अब आते हैं, मेरे ख्याल से इसी मोड में ज्यादा बेहतर है, तो हम लोग इसी से, मार्जिनल प्रोडक्ट, ऊपर कुछ हमारा छूट गया है, एवरेज प्रोडक्ट भी है हमारे पास, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सारे इसके फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझना मुश्किल नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। एवरेज प्रोडक्शन जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन बटे वेरिएबल इनपुट्स, जो हम इनपुट्स लगाते हैं उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज प्रोडक्शन मिल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन में आप क्या करोगे, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ जब हमने
इनपुट में कुछ चेंज किया, यानी जब हमने लेवर्स की संख्या बढ़ा दी, मशीन्स की संख्या बढ़ा दी, उसके कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, क्योंकि चेंज तो होगा। आप किसी कंपनी में पहले 10 मोटरसाइकिल्स बना रहे थे और वो 5 लेबर थे और आप 1 टन माल मंगाते थे। अब आपने क्या किया, 2 टन माल मंगाने लगे और 10 लेबर कर दिया 5 से, तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। और इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन। तो दोनों समझ में आ गया होगा, यहाँ आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पहले एक लेबर था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 थी और टोटल प्रोडक्टिविटी 2 और एवरेज भी 2। अब जैसे ही 2 लेबर आपने किया, एक लेबर बढ़ाया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 3 हो जाएगी और टोटल क्या हो जाएगा, मार्जिनल पहला और दूसरा को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दूसरे को जोड़ दिए 5 हो गया, यानी कि टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को ऐड अगर कर देंगे 3 और 2 को, तो 5 हो जाएगा। फिर गौर करना, इस टोटल प्रोडक्शन को इस मार्जिनल प्रोडक्शन से जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 1 को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। और जब एवरेज आपको निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि इसका 1/3 या 1/4 करते जाना है। पहले तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे। यानी टोटल प्रोडक्शन को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लेबर से, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो ये सारे चीज आपस में रिलेटेड है। अब इसको आपको समझना है सिंपली और सॉल्व करना है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, तो जितना चेंज हुआ हमारा इनपुट में, उसके हिसाब से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, इसका रेशियो हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज क्या हुआ, एवरेज जब आप टोटल प्रोडक्शन को क्या करते हो, डिवाइड करते हो नंबर ऑफ लेबर से, तो एवरेज प्रोडक्शन निकल जाता है। और टोटल प्रोडक्शन का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्शन और लेबर को जब आप ऐड करोगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के प्रीवियस यूनिट को जब आप ऐड करोगे तो वो हमारा टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपको साफ साफ यहाँ समझ में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। Return to a factor. It describes the output behavior when only one variable factor of production is increased in short run while factor remain constant. रिटर्न ऑन फैक्टर, फैक्टर सिंपली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी एक इनपुट को हम अगर बढ़ा देते हैं, क्या बताया था, एकाएक आपको महीने का ऑर्डर आ गया कि हाँ भैया 50 टीवी चाहिए हमको, तो क्या करोगे आप, टेम्पोररी बेसिस पे इंजीनियर्स रख लोगे। आप अपना पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तो एक महीने के ऑर्डर के लिए चेंज करोगे नहीं, कि मतलब लैंड ले लिया नया, कंपनी स्टे, ये तो नहीं करोगे आप। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर्स या इंजीनियर्स लेते आओगे और टीवी बनवा के ऑर्डर फुलफिल कर दोगे। तो इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये बिहेवियर होता है, ये नॉर्मली बिहेवियर होता है लोगों का, कि अगर आप भी कंपनी चला रहे हो तो आप क्या करोगे, कोई ऑर्डर आपको अगर 1 महीने के लिए मिला है और आपको पता है कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए फैक्ट्री थोड़ी ही खड़ा करोगे, आप टेम्पोररी बेसिस पर कुछ व्यवस्था कर लोगे। Law of variable proportion. The law of variable proportion states that when more and more unit of variable factor are used to increase output, output initially increases at the increasing rate before falling. तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वो स्टेट करता है दैट व्हेन, जब मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट वेरिएबल फैक्टर का यूज होता है क्या चीज में, तो इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाने में। आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो आउटपुट क्या करता है, वो इंक्रीजिंग जो हो रहा होता है वो बिफोर फॉल, गिरने से पहले बहुत बढ़ता है। आप गौर करोगे कि मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, कि एक बाजार है और हमने क्या किया कि वहां पे
बहुत सारे इनपुट, अब हमें लगा कि मांग बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमने लेबर्स ज्यादा कर लिए, मशीन्स बढ़ा लिए, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। लेकिन कोई एक स्टेज होगा जहां पे हमारा डिमांड जो है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हम करने लगेंगे, और जब ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा, माल हमारे पास बचने लगेगा, और माल जब बचने लगेगा तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि अपने प्रोडक्शन को गिरा दो। तो ये कर्व आपको वही दिखा रहा है कि पहले तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं जब, लेकिन डिमांड हमारा कम होने लगता है, डिमांड कम नहीं होता है, हमारा डिमांड उतना ही रहता है, प्रोडक्शन ऊपर हो जाता है तो हम अपने प्रोडक्शन को घटा देते हैं। तो ये कर्व आपको वही समझा रहा है। अब यहाँ पे स्टेज 2 को समझेंगे, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। इसका इसको कैसे समझेंगे, इसको हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन एक पॉइंट पर जाके डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि आप अगर प्रोडक्शन को रेगुलरली बढ़ाते रहोगे तो कोई तो ऐसा स्टेज आएगा जहां डिमांड से ऊपर आपका प्रोडक्शन चले जाएगा, और जिस भी पॉइंट पर डिमांड ऊपर चला गया और प्रोडक्शन ऊपर चला गया और डिमांड नीचे रह गया, तो आपको तो वो प्रोडक्शन घटाना ही पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, अब निगेटिव रिटर्न को पढ़ते हैं। एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, आउट total outcome began to fall and marginal product become negative। अब यहाँ एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विथ, अब क्या होगा, जो फिक्स्ड फैक्टर के साथ, यानी कि हमारे पास जो लैंड है और हमारे पास जो मशीन्स हैं वो फिक्स्ड फैक्टर हो गए, लेकिन लेबर की संख्या हम बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर्स की संख्या को बढ़ा देंगे तो टोटल आउटपुट बिगेन टू फॉल। एक जगह आएगा जहां टोटल आउटपुट गिरने लगेगा, और जहां टोटल आउटपुट गिरने लगेगा वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यही तीन कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। तीन कॉन्सेप्ट को मैं और इजी वे में समझाता हूँ। इस तीनों कॉन्सेप्ट में एक ही चीज बताई गई है आपको कि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर को ऐड करते हैं, यानी कि लेबर्स की संख्या को बढ़ा देते हैं उसी प्लेसेस पे या उसी जगह पे, और क्या करते हैं, लेबर की संख्या को बढ़ा दिया और मशीन को भी एक्सपेंड कर दिया, तो ये करने के बाद क्या होता है कि एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे डिमांड जो है उससे ऊपर आपका प्रोडक्शन चला जाता है, और जब आपका प्रोडक्शन ऊपर जाता है तो वो खुद ही गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिमांड के लिए ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डिमांड जितना रहेगा उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे लिए लॉसेस का सौदा है। तो हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, गिरा देंगे, तो वो प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, द एक्चुअल मनी स्पेंड बाय अ फर्म ऑन द परचेज एंड हायरिंग ऑफ फैक्टर इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन इन रेफर टू एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब जो एक्चुअल मनी हम स्पेंड करते हैं फर्म में, किसके लिए, तो हायरिंग करने के लिए, किस चीज को, लेबर को हायरिंग करने के लिए या फिर अपना कुछ मशीन्स डेवलप करने के लिए, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, दे आर रिकॉर्डेड। और ये सारे जब हम मशीन्स बढ़ा रहे हैं, जब हम लेबर्स बढ़ा रहे हैं, चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो ये सारा चीज क्या होगा, अकाउंट में होगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमने वेजेस पेमेंट को बढ़ाया, अपना जो वेज देते थे वो उसको बढ़ा दिया, रेंट को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट पेमेंट को बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल परचेज जो था उसको बढ़ा दिया। तो ये सारे चीज जो अकाउंट में लिखे जाएंगे उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। और इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे बोलेंगे, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन प्रोडक्शन रिसोर्स। अब कोई मालिक के पास या ऑनर के पास अपना कोई सामान था, उसे लगा दिया, तो उसको तो अकाउंट में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो खरीदा नहीं गया है बिजनेस पर्पज से, अपना कोई रिसोर्सेज था उसको लगा दिया और उससे प्रोडक्शन करने लगे। तो वैसा रिसोर्सेज जो
ऑनर अपने तरफ से यूज कर ले और उसको अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। तो ये दो तरह के कॉस्ट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द बेयर मिनिमम नीडेड टू कीप द प्रोड्यूसर इन द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है? दिस इज अ बेयर मिनिमम नीडेड, ये सबसे मिनिमम नीड होता है टू कीप द प्रोड्यूसर इन द बिजनेस। प्रोड्यूसर को हम लोग क्या करें? बिजनेस में रख सकें। इन अदर वर्ड इट इज अ इंटरप्रेन्योर मिनिमम सप्लाई प्राइस। अगर दूसरे शब्दों में इसको जाने तो ये क्या है? इंटरप्रेन्योर मिनिमम सप्लाई प्राइस है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरप्रेन्योर वेजेस। इसको क्या बोलेंगे? इंटरप्रेन्योर्स वेजेस। यानी एक तरह से जितना खर्च हुआ, एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ, जितना हमारा खर्च हुआ, जितना कॉस्ट पड़ा, और हमने जितने प्राइस पे उस ऑब्जेक्ट को बेचा, इसके बीच का मार्जिन ही तो हमारा प्रॉफिट है। और इसी प्रॉफिट को हम लोग इंटरप्रेन्योर का वेज बोलते हैं कि हम लोगों ने कितना पैसा पाया, इसी को नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। टोटल कॉस्ट आप आगे देखोगे, टोटल कॉस्ट से सिंपल मतलब है कि कितना कॉस्टिंग पड़ा, कितना अमाउंट हमने एक प्रोडक्शन में लगाया, एक छड़ बनाने में। हमने तो मशीन्स लगाए, लेबर्स लगाए कंपनीज में, उससे अगर एक छड़ निकल रहा है तो उस एक छड़ का कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है, उसको हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे। फीचर ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, मैं बता देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि जैसे मशीन्स का, हमारा बिजली बिल का, और हमारा लेबर का जो चार्जेज वेजेज होगा, ये सारा तो फिक्स्ड में आएगा। लैंड भी फिक्स्ड में आएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? मान लो आप पहले रॉ मटेरियल्स लेते थे 10 रुपए में, अब उसका कॉस्ट 12 रुपए हो गया, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हैं जो बदलते रहते हैं। तो ये दोनों मिलकर टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। मान लो आप कच्चा माल पहले 10 रुपए में ले रहे थे, मशीन्स, लेबर और कंपनीज मिलकर उसको रॉड बना रही थी, यानी लोहे का कच्चा माल हम, यानी आयरन ओर से जो निकला है, वो 10 रुपए का ले रहे थे। हमारा कंपनी का लेबर मशीन सबका खर्च 2 रुपए था, तो हम 12 रुपए में उस सामान को बना पा रहे थे और मार्केट में 15 रुपए में बेच रहे थे। अब क्या हुआ? हमारे कच्चे माल का दाम 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया, तो हमारा कॉस्टिंग ही कितना हो गया? पहले 12 था पूरा कॉस्टिंग लेबर को मिला के, अब 15 रॉ मटेरियल है और 2 रुपए बनाने में लग रहे हैं हमें, तो 15 दो 17 हमारा कॉस्टिंग ही हो गया। तो अब हम उसको 20 या 21 में बेचेंगे, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये दो कॉस्ट है, एक जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो चेंज होते रहता है। तो उससे हमारा फाइनल कॉस्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है। फीचर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं, इसके फीचर्स क्या है? व्हेन द आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो हो, इट राइजेस इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन आउटपुट। ये क्या करता है? प्रोपोर्शन है, राइज करता है। किस प्रोपोर्शन में? तो आउटपुट को बढ़ाने के प्रोपोर्शन में। तो इसको आप फीचर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को समझ सकते हैं। वैसे कॉस्ट जो हमारे हाथ में नहीं है, जो चेंज होते हैं, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे वही कॉस्ट और आउटपुट के इसको दिखाया गया है कि कॉस्ट जहां बढ़ेगा वहां पे आउटपुट कम होगा, और कॉस्ट घटेगा तो आउटपुट घट जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम पड़ेगा। उसको जब आप यहाँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ। आप जो ये थ्योरी है ये खुद भी समझ सकते हो, ये इजी है। मैं अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना, तो ये थ्योरी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब आप देखोगे यहाँ पे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। सिंपल। रिलेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म कॉस्ट। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट से रिलेशन क्या है प्रोडक्शन का, उसको आप इस ग्राफ में देख सकते हो। शॉर्ट टर्म कॉस्ट का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए किसी चीज का सामान का दाम बढ़ गया, तो उससे कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगा, तो वही दिखाया गया है इस ग्राफ में। और रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एसी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का रिलेशन है, उसको आप देख लेना। और मेरे ख्याल से रिलेशन बिटवीन जनरल रिलेशन, ये सारे चीज जो है ना, वो क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जब मार्जिनल और एवरेज और टोटल कॉस्ट की बात करते हो, या फिर मार्जिन्स की बात करते हो,
तो इसमें एक ही बात आपको समझ में आएगी कि ये पूरा बिजनेस का कैलकुलेशन है और ये आपको रियल लाइफ में दिखेगा जब आप कंपनीज रन करेंगे आगे चल के, तो ये सारी चीजें काम आने वाली हैं कि हमें मार्जिन्स कितना मिल रहा है, हम शॉर्ट टर्म में क्या व्यवस्था करते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या व्यवस्था करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आते हैं। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन that occur when P equal to AC. It is minimum return on investment that a producer expects for his capital in the business. बिजनेस में आपकी स्थिति ऐसी भी होती है जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हो, जितना लगाया है उतना ही आया, तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट इट हैपन व्हेन ए आर इक्वल टू ए सी, यानी एवरेज रिटर्न इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिटर्न बराबर हो जाए आपका, एवरेज रिटर्न और एवरेज कॉस्ट जब बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। कि इससे नीचे अगर होता है तो वो फिर लॉस जाएगा। शॉर्ट डाउन पॉइंट इट अकर व्हेन कंपनी ओनली कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ये वैसा समय है जब आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकते हो और किसी चीज को नहीं। सप्लाई क्या है, तो हम जो माल प्रोड्यूस करते हैं और उसे बेचते हैं, जितनी अमाउंट में बेचते हैं वो हमारा सप्लाई हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने सीखा, और ये पीडीएफ आपको अपने पास रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आपको। अगर हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार रिमाइंड करें तो हम लोग गाँव ने क्या सीखा इस चैप्टर में, सिंपली सीखा कि प्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं। अब उसमें मेनली हमने दो तरीका शॉर्ट टर्म में सीखा, लॉन्ग टर्म में सीखा। बड़ी कंपनियों के काम करने का तरीका और छोटी कंपनियों के काम करने के तरीके को सीखा। तो इस तरह से हम लोगों ने, और कॉस्ट का निर्धारण किस तरह से होता है, कॉस्ट किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। तो सिंपली है, रॉ मटेरियल अगर दाम बढ़ेगा तो आपका इधर का कॉस्ट भी आपको ऊपर करके बेचना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास ही हो रही हैं, आप रियल एग्जांपल से भी सीख सकते हो। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन सब चीजों को लेके, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होता चैप्टर समझने में। तो मैं बता देता हूँ कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है www.evitcash.co.in। जब आप इसके साइट को विजिट करते हो तो आपको होम पेज पर ही स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ इकोनॉमिक्स जोन करके एक जोन मिलेगा जहाँ क्लास 11th और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के पीडीएफ दिए हुए। तो हमने अभी पढ़ा चैप्टर 3 को, तो चैप्टर 3 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा पीडीएफ खुल जाएगा। आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर और उसे रख सकते हो। और इसके रखने का फायदा आपको पता है कि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो ये हुआ हमारा क्लास। और हम लोग, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो और तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या कर सकते हैं, और एक चीज कर सकते हैं कि दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का चेंजेज आपको चाहिए कि सर हमें इन चीजों पे चेंजेज अगर मिल जाए तो बेहतरीन हो सकता है हमारे लिए। और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर मैं पढ़ूंगा उसे, मोस्ट प्रोबेबली मैं पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए